नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मिसेस वीना पानी दुबे है और मैं सीएमडी कॉलेज में बॉटनी डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ। और आज मैं आपको एमएससी 4th सेमेस्टर में जो पेपर 1 है उसकी जो आखिरी यूनिट है जिसमें इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स एंड इट्स स्कोप ये और उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें मीन, मोड और मीडियन ये तीनों चीजें हैं। तो मैं जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बताऊंगी, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताऊंगी। ज्यादातर जो मेजर्स यूज किए जाते हैं वो मीन, मोड और मीडियन है और ये सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। तो इनमें से जो आपके कोर्स में है उतना मैं आपको बताऊंगी और मेरी कोशिश इस प्रेजेंटेशन में ये है कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से मीन को और मोड को और मीडियन को कैसे निकालना ये समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, कम टू द फर्स्ट स्लाइड। ये जो पहली स्लाइड है इसमें मैंने थोड़ा सा ब्रीफ बताया है, थोड़ा समराइज किया है कि किन पॉइंट्स के आधार पे अपन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ सकते हैं। तो पहला तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती हैं ये बताया है और उनके टाइप्स कितने हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स में जो है ये 4 आते हैं। पहला है मैथमेटिकल एवरेज और मैथमेटिकल एवरेज के अंतर्गत सेंट्रल टेंडेंसी में 3 आते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया, मीन, मोड और मीडियन। तो पहली जो टेंडेंसी है तो उसको हम मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं और मैथमेटिकल एवरेज में फिर 4 प्रकार के मीन आते हैं। तो पहला है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा है हार्मोनिक मीन और चौथा है क्वाड्रेटिक मीन। अब इसमें जो है ज्यादातर जो हम लोगों के काम का है या एज ए बॉटनिस्ट या एज ए रिसर्चर हम लोग को जो काम आता है वो है अरिथमेटिक मीन और उसमें भी कई उसके प्रकार हैं, उसको मैं आपको बताऊंगी और डील करूंगी। उसके बाद फिर एवरेज ऑफ पोजीशंस हैं। तो मैथमेटिकल एवरेज के अलावा फिर दूसरे जो मीन और मीडियन, मोड और मीडियन जो आते हैं वो एवरेज ऑफ पोजीशंस में आते हैं। तो उसमें पहला हो गया मीडियन और दूसरा हो गया मोड। उसके बाद फिर पार्टीशन वैल्यूज ऐसा करके तीसरा मेजर भी है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपन आगे एक एक करके। ठीक है, जनरली ये देखा गया है कि जो डाटा होते हैं या ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज होती हैं जिनको हम वेरिएबल्स भी बोल देते हैं स्टैटिस्टिकल टर्म्स में, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो एक सेंट्रल प्लेस में कंसंट्रेट करते हैं। डाटा इज टेंड टू कंसंट्रेट एट इट सेंट्रल प्लेस ऑफ लोकेशन। तो उस सेंट्रलाइज पोजीशन को जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेटेड वैल्यू है माने डाटा का जो सांद्रण है, जो सघनता है, वो एक मध्य बिंदु की ओर ज्यादा होता है। इसी टेंडेंसी को कहा गया सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो ये जो और इस बात को स्टैटिस्टिक्स में एक्सप्लोर किया गया कि ये जो टेंडेंसी है दिस कैन बी टेकन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से एज द होल डाटा। तो ये जो डाटा एक जगह संकेंद्रित हो जाएगा उसको हम एक माप के रूप में अवधारित कर सकते हैं और इसीलिए इस प्रकार के मापों को कहा गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। टेंडेंसी के जो माप हैं तो उनमें जैसा मैंने पहले भी बताया, जो ब्रीफ समरी शुरू में थी, तो इसके माप में ये सबसे पहला तो है मैथमेटिकल एवरेज। उस मैथमेटिकल एवरेज में जो है फिर 4 आते हैं, एक अरिथमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन, एक हार्मोनिक मीन और एक जो है क्वाड्रेटिक मीन। ये 4 हो गए। और उसके बाद एवरेज ऑफ पोजीशंस हैं जिसमें आता है अपना मोड और मीडियन। और तीसरा एक और मेजर है जिसको हम मेजर ऑफ पार्टीशन बोलते हैं,
जो हमारे कोर्स में नहीं है तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए अब 1 बाय 1 देखते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है इसके बारे में। अरिथमेटिक मीन जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज स्टैटिस्टिक है। हम लोग इसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी कोई भी चीज का कुछ भी हमको करना होता है तो हम औसत नहीं निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये वही है, सिंपल कॉमनली यूज्ड ये स्टैटिस्टिक है जिसको कि हम मीन या एवरेज बोलते हैं। और ये जो है ये एक सिंगल वैल्यू है या कांस्टेंट है जिसको कि हम एक गिवन सैंपल के लिए ले सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसको दिस इज कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ आइटम्स और द सैंपल एंड नेचुरली इट इज ऑब्टेन्ड बाय, हम लोग शुरुआती क्लासेस में भी औसत निकालते थे ना, तो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 5 आइटम है, 10 आइटम है और उनकी कुछ वैल्यूज हैं, तो जो वैल्यूज हैं उनको सबको ऐड कर दिया और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया तो आ गया एवरेज। वही है, तो सारी दिस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज और द नंबर ऑफ आइटम्स और द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ आइटम्स और द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इससे जो आता है ये सिंपल एवरेज है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अब इस स्लाइड में क्या है, इस स्लाइड में आप देखिए एक डाटा है जो कि हाइट ऑफ राइस प्लांट्स के लिए है। आप और कोई डाटा से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप घर में डाटा लीजिए, ऑब्जर्वेशंस लीजिए, अभी लॉकडाउन पीरियड है, पत्तियां ले लीजिए कोई भी पौधे की, उसकी लंबाई ले लीजिए, 20 डाटा लीजिए, 10 डाटा लीजिए और उसको कैलकुलेट करके देखिए घर में, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, गणित है और गणित को सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। तो करिए। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो राइस प्लांट्स की रीडिंग ली है, उसकी हाइट पे। वीड बायोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं ना, क्रॉप प्लांट्स में कम्युनिटी एनालिसिस जब हम करते हैं तो कैसे हम राइस की ग्रोथ पैरामीटर्स लेते हैं या वीट के लेते हैं ना, तो उनसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे। ठीक है, तो 20 प्लांट का ये डाटा है जिसमें हमने हाइट ऑफ राइस प्लांट ली है टेबल बना के, और ये जो है सेंटीमीटर्स में थी। ओके, ये हमने ले लिया। अब इस टेबल में आप देखिए जो टोटल जितने भी मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, उनमें देखिए अगली स्लाइड में उसके बारे में मैंने बताया है। इनको सबको जोड़ने से इनका टोटल कितना आ रहा है, टोटल कम्स टू 1424 है ना, 14 से 24 टोटल आ रहा है। नंबर ऑफ आइटम्स कितना था, 20 था। तो बाय प्रिंसिपल व्हाट इज द एवरेज, इट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज और द डाटा एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो कितना होना चाहिए, 14 से 24 डिवाइडेड बाय 20 या 20 इज इक्वल टू 71.2। तो एवरेज हाइट ऑफ राइस कम्स टू 71.2। अब ये तो एक हमने सिंपल वे में एवरेज निकाल लिया, लेकिन इसका स्टैटिस्टिकल सिंबोलिज्म क्या होता है ये हम अब जानते हैं, तो उससे और बात क्लियर हो। अगर एक लार्ज सैंपल है, मान लीजिए ये तो छोटा सैंपल है 20 का, मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बहुत हैं, जैसे जब हम रिसर्च करते हैं, कोई अनुसंधान करते हैं, तो उस समय हमको डाटा जो है उसके रेप्लिकेट्स बहुत लेने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं कि रेप्लिकेशन ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा रेप्लिकेशन डाटा का होगा उसकी विश्वसनीयता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मान लीजिए लार्ज डाटा है, तो उस लार्ज डाटा में आई क्या हो जाएगा, आई जो है वो हमेशा उसकी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, लार्ज हो जाएगी। और तब हम क्या करेंगे, जो हमने लिखा है कि x1, मैंने बोला ना कि x1, तो जब हमको जोड़ना है तो हमको इसको कैसा बनाना पड़ेगा, जो कहना चाहिए कि स्टैटिस्टिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डैश 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 xn तक जितना भी नंबर वो लिखते जाएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज n। ये हो गया। अब जो मीन निकला, तो मीन को हम क्या बोलते हैं, तो उसको भी डिनोट करते हैं x बार से। जो x है उसके ऊपर एक सीधी रेखा खींची जाती है और उसको बोला जाता है x बार। जैसे आपने जब इकोलॉजी वाला पेपर पढ़ रहे थे पिछले सेमेस्टर में,
तो उसमें जब हम लोग निकालते थे ना डाइवर्सिटी के इंडेक्स, है ना, तो डाइवर्सिटी इंडेक्स में आपने देखा था ना, इंडेक्स ऑफ जनरल डाइवर्सिटी जो है वो क्या था, एच बार था। तो एच के ऊपर अपन एक डैश लगाते थे ना, तो उसी प्रकार एस के ऊपर एक डैश लगाना है जिसको उच्चारित किया जाता है एक्स बार। तो एक्स बार विल बी इक्वल टू, अब जो हमने पूरा जोड़ा है तो जोड़े के लिए निशान क्या होता है, सारे हमने ऐड कर दिए ना x1 x2, तो जोड़े के लिए सिंबोलिज्म बनाया है सिग्मा, कैपिटल सिग्मा। तो बाय दिस प्रिंसिपल, और यू कैन से इस प्रकार की सांकेतिक व्यवस्थाओं के बाद जो फार्मूला निकल के आता है जनरल एवरेज के लिए, कॉमन अरिथमेटिक एवरेज के लिए, वो क्या है, वो है x बार is equal to summation x upon n, where x bar stands for arithmetic mean, summation x stands for total number of values of the item, or you can say the total number of observations in the series upon total number of items, or you can say the total number of observations। इतना आपने किया तो आ जाएगा। इसी प्रिंसिपल से आप देखिए उस टेबल 1 का हमने निकाल डाला था ना, 14 से 24 हमारा टोटल आया था, माने वो समेशन एक्स हो गया हमारा। नीचे जो हमने उसके बटे लगाया था, माने अपान लगाया था, भागित लगाया था, वो क्या था, 20 था। तो दी एक्स बार और दी मीन कम्स टू 71.2 सेंटीमीटर्स। तो ये सिंपल। अब चलिए अगली बात पे चलते हैं। सिंबोलिज्म क्या है, ये जो हमने 1 2 3 4 वैल्यू लिखी थी ना, कि एक की वैल्यू कितनी आई, तो ये देखिए टेबल में कितनी लिखी है, 80 सेंटीमीटर्स लिखी है ना। तो ये जो हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस, इनको हम स्टैटिस्टिकली किससे डिनोट करते हैं, x1 x2 x3 ऐसा, है ना। तो x क्या है, वो x क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी ऑब्जर्वेशंस को या जो सीरीज में जो आइटम्स हैं उनके सामने जो वैल्यू है उसको बताता है ना। तो उसको हम स्टैटिस्टिकली, तो उसको अगर मान x1 x2 x3 xn तक अगर अपन गए, तो इसको हम सिंबोलिज्म में क्या लिख सकते हैं कि दिस इज xi, दिस में भी रिटन एज xi, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितना है, 20 है, तो 1 2 3 4 है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n रिप्रेजेंट दी नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो हम x को क्या लेंगे, x है हमारा जो कि ith टर्म्स में अगर है तो वो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिंपल सा एवरेज निकाल लिया और बड़ा सरल लगा हमको, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ह्यूज क्वांटिटी में डाटा होता है, मतलब डाटा की जो स्प्रेड है, मतलब डाटा जो है बहुत ज्यादा होता है, रेप्लिकेशन ज्यादा होते हैं, हजारों की तादाद में कभी कभी आता है, 100 से ऊपर भी आता है। तो हम लोग जिसको बोलते हैं कि परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा डाटा और इसमें संख्याएं हैं, तो कहीं दशमलव में गलती नहीं हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। तो जब डाटा बहुत बड़ा होता है, उसका फैलाव ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, उस डाटा के रूप को परिवर्तित कर लेते हैं, है ना। उसको हम कंपैक्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो वो जो डाटा को जब हम छोटा कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करना माने उसके रूप को थोड़ा सा बदल लेना। तो हाउ टू ट्रांसफॉर्म द डाटा एंड हाउ टू कैलकुलेट द मीन फॉर द ट्रांसफॉर्म डाटा, तो उसका फिर सूत्र अलग है, फार्मूला अलग है, और कैसे हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये हमने उसी बीज प्लांट का डाटा जो हमने टेबल 1 में लिया है वो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में जो है, अगली स्लाइड में मैंने डाटा को ट्रांसफॉर्म किया है, और उस स्लाइड में आप देखिए 1 2 3 4 कॉलम है ना, 4 कॉलम है, 5 है, 1 2 3 4 5 कॉलम है। तो देखिए हर एक कॉलम में डाटा ट्रांसफॉर्म है। जो हमने ट्रांसफॉर्म किया था डाटा, उस ट्रांसफॉर्मेशन का है ना सूत्र तो ऊपर लिखा है। तो पहले कॉलम के लिए क्या आएगा, तो x1 बार विल बी इक्वल टू x1 बार नहीं, x बार माने मीन। पहले कॉलम के लिए क्या आएगा, पहला कॉलम माने मेरा अर्थ किससे है, जो ट्रांसफॉर्म्ड डाटा का पहला कॉलम। तो वो कौन सा नंबर हुआ, सीरियल नंबर के बाद ओरिजिनल डाटा है, और नंबर 3 का जो कॉलम है उसमें ट्रांसफॉर्म डाटा है। तो उसका सूत्र क्या था, x बार माने मीन विल बी इक्वल टू x1 बार प्लस a
इज इक्वल टू कितना होगा, तो x1 बार माने इस कॉलम का जो पूरा टोटल आएगा। तो देखिए नीचे इस टेबल में टोटल है, तो इसका टोटल पूरा कितना है वो, और उसका फिर एवरेज। तो पूरा टोटल निकालने के बाद जो एवरेज आ रहा है इट कम्स टू 1.2 प्लस ए की वैल्यू क्या थी उस कॉलम के लिए 70, so that means 70 plus 1.2 that comes to 70.2. So for column 2 the arithmetic mean it comes to 71.2. देखिए इतना ही हमारा शुरू में आया था सिंपल मीन में। अब दूसरे कॉलम में देखिए, दूसरे कॉलम में क्या था, हमारा जो x1 बार है वो कितना आ रहा है, वो टोटल आ रहा है 7.12 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 क्या था a की वैल्यू, तो 7.12 multiplied by 10 is equal to again it comes to 71.2. देखिए फिर वही आया। उसके बाद तीसरे कॉलम में जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस किए थे तो उसका फार्मूला क्या था, x बार विल बी इक्वल टू x1 प्लस x1 बार प्लस k मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये जो वैल्यू आ रही है x1 बार प्लस k की वो कितनी आ रही है, this comes to 0.12 plus 7 multiplied by 10 is equal to 7.12। ये जो मैंने कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। तो 7.12 multiplied by 10 is equal to 71.2। तो ये कॉलम 4 के लिए वैल्यू आ गई। तो आप देख सकते हैं कि चारों कॉलम में when we have transformed the data the value of the mean comes to 71.2 only. So this is how we have calculated the mean by transforming the data by various ways. Now the A and the K they are assigned or you can say the arbitrary manner. इनको बोला जाता है कि A और K, कोई पूछ सकता है भाई A और K हमने क्यों लिया, तो A और K जो हैं ये assigned manner में लिए जाते हैं। तो जो मैंने बोला कि ये जो है इनका जो है पर्पस है ये होता है कि इजी कंप्यूटेशन ऑफ द डाटा के लिए हम कुछ ऐसे कांस्टेंट या सपोज्ड वैल्यूज जो है अज्यूम करने और उनको फिर अप्लाई करें इन अपने सांख्यों में या स्टैटिक्स में और उसके बाद फिर उनको व्यक्त करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लाइड में देखिए बाद में जो निचोड़ आता है वो क्या आता है कि despite the transforming the data the value of the mean remains the same, that is 71.2 for our data which we have taken. Now let us calculate for group data. Okay, जो तीसरा तरीका है या तीसरे कहना चाहिए रूप में या तीसरे प्रकार में हमको डाटा कभी कभी कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है कि डाटा की हमको ग्रुपिंग करनी पड़ती है। अब सवाल उठता है कि ग्रुपिंग क्यों करें, ग्रुप्स में क्यों करें। तो कभी भी ऐसा होता है कि जब डाटा बहुत लंबा हो और उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, मतलब डाटा में एक्सट्रीमिटीज बहुत हैं कि जो उसकी छोटी एक्सट्रीम है, माने छोटा डाटा जो है, मान लीजिए कोई डाटा हम ले रहे हैं और 100 के हमारे पास ऑब्जर्वेशन है तो इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब 7.1 है मान लीजिए मिनिमम वैल्यू और आखिरी वैल्यू मान लीजिए उसकी 105 आती है। तो देखिए फैलाव कितना, उसके बीच में बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारे फिगर्स हैं जो वैल्यूज हैं, माने बहुत सारी वैल्यूज हैं जो बीच में। तो इस प्रकार से जो है, तो जब डेटा का फैलाव बहुत ज्यादा होता है कि मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक बहुत ज्यादा वेरिएशन है और डेटा का नंबर बहुत ज्यादा है, सीरीज बहुत लंबी है, तो तब हम क्या करते हैं कि तब हम उस डाटा को ग्रुप कर लेते हैं। तो और जब ग्रुप करने के बाद हम निकालते हैं मीन को, तो उसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर द ग्रुप डाटा। तो हाउ टू ग्रुप द डाटा, हम ग्रुप कैसे बनाएं और कैसे फिर निकालें, उसका क्या फार्मूला है, तो ये जो है ये अगला तरीका है जिसको अब हम डील करते हैं। इसके लिए अब हम एक टेबल लेंगे पहले जिसमें डाटा है, एक टेबल मैंने ली है जिसमें मैंने डाटा को लंबा करने के लिए करीब 100 प्लांट की हाइट ली है राइस प्लांट की, और उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए अगली स्लाइड में तो
सिर्फ हमने डाटा लिखे हैं, तो उसमें देखिए एक टेबल है, आप जैसा भी चाहें अपनी उसमें कॉपी में या जिसमें आप करें आप लिख सकते हैं। तो उस डाटा को मैंने एक ही स्लाइड में आ जाए इसलिए मैंने 10 कॉलम में फैला दिया है, और वो 10 कॉलम में डाटा है सिर्फ मैंने 1 2 3 4 के ग्रुप में 100 प्लांट्स के जो है वो डाटा है, और वही हाइट ऑफ प्लांट्स है, और उसमें डाटा में वेरिएशन ज्यादा है। आप देखिए 35.4 से लेके, और मेरे ख्याल में एक आध फिगर ऐसा भी है जो 100 के ऊपर जा रहा है। तो ये फैलाव देखिए, और बीच में देखिए कुछ फिगर्स ऐसे भी कहीं 71 पॉइंट आ रहा है, कहीं 74 आ रहा है, कहीं 80 भी आ रहा है। तो ये फैलाव देखिए इसमें ज्यादा है। अब चलिए हम इसको ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो अब ग्रुप करने के लिए क्या चाहिए ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। ग्रुप दी डाटा, तो डाटा को ग्रुप करने के लिए पहले तो हमको एक डाटा का फैलाव देख के एक अंदाज लगाना पड़ता है कि इसमें मैक्सिमम कितने ग्रुप बन सकते हैं ना। कितने ग्रुप बन सकते हैं, मैंने 7 बन सकते हैं कि 8 बन सकते हैं। जैसे लोअर वैल्यू क्या है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप की लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए। तो हमको 3 चीजें बहुत जरूरी हैं इसमें करने के लिए। एक तो हमको क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस हम कितने रखेंगे, उसी को हम नंबर ऑफ ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो कितने ग्रुप बना सकते हैं हम पूरे डाटा में, 5 ग्रुप बना लें कि 7 बना लें कि 8 बना लें, ऐसा हमको एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, उसके बाद हर एक ग्रुप की लोअर लिमिट क्या है, माने उसकी मिनिमम माप क्या है जो हमको रखनी है, और कहां से कहां तक जाएगा। तो कहां से कहां तक जाएगा हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 30 किया तो 30 से 40 तक, 20 तक, तो बीच में जो ग्रेडेशन है उस ग्रेडेशन को बोलते हैं इंटरवल। और तो इंटरवल की साइज हमको जानना जरूरी है, तो दैट इज नोन एज साइज ऑफ इंटरवल्स। और एक और चीज इसमें आती है कि हमको मिड वैल्यू ऑफ द क्लास लगेगी एक जगह, तो मिड वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिड वैल्यू कैसी होती है, जैसे मान लीजिए हमने क्लास में इंटरवल हम मान लीजिए 30 से 40 मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया, तो 30 से 40 के बीच में साइज ऑफ इंटरवल तो क्या होगा, 10 का ग्रेडेशन है ना, तो 10 हो गया। अब मिड वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर हम 2 से विभाजित कर देंगे, है ना, तो साइज ऑफ इंटरवल डिवाइडेड बाई 2 वो आती है, बीच में एक वैल्यू आती है, और जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा। और इसको जब हम मिड वैल्यू जब ऐड की जाती है लोअर लिमिट से, तो जैसे मान लीजिए हमने पहला क्लास अगर 30 से स्टार्ट किया, क्योंकि पहला जो डेटा है हमारे पास 31.4 ऐसा है, तो 35.4, तो 35.4 जो है वो किस क्लास में आना चाहिए, तो अगर हम 30 से शुरू करेंगे तो बीच में ये फिगर आ जाएगा, और उससे लेके 40 तक जितनी भी संख्याएं होंगी हमको इसमें रखनी पड़ेगी। तो जब हम इसकी लोअर लिमिट कहेंगे तो लोअर लिमिट कहलाएगी 30, और हायर लिमिट क्या कहलाएगी 39.9 तक, और दूसरा क्लास फिर हमारा 40 से शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से हमको क्लास बनाने हैं। इस डाटा के लिए जो हमने क्लास बनाए हैं वो 8 क्लास बनाए हैं, और उनमें जो लोअर लिमिट है पहले क्लास की वो शुरू हुई है 30 से, तो 30 से 39.9 तक पहला क्लास, फिर 40 से 49.9 तक दूसरा, फिर 50 से 59.9 तक तीसरा, और इस प्रकार से 8 क्लास बनाए हैं। और 8वें क्लास में आप देखिए जो हाईएस्ट वैल्यू क्लास की जा रही है वो 110 यानी 110 तक जा रही है। तो वो लिमिट क्या हो गई 100 से लेके 110 तक की, और वहीं तक हमारा डाटा है, क्योंकि हाईएस्ट डाटा आप देखिए वेरी कर रहा है टेबल में, फिर देखिए 105.4 है। तो इतने हम ग्रुप बनाएंगे तो इसमें हमारा पूरा डाटा जो है समाहित हो जाएगा या फंस जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा। और हमको जो मिड वैल्यू है वो कैसे आएगी, तो अगर हमको मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग the half of the size of the interval to the lower limit of the class। तो फर्स्ट क्लास की अगर हमको मिड वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी, that will come to 30 plus 5 that is equal to 35, ठीक है। अब ग्रुपिंग करने में हमको एक चीज और चाहिए पड़ेगी कि अब हम जब हमने ये सब कर लिया तो इसके बाद जो कि अगली टेबल में हम देखेंगे कि डाटा को हमने कैसे कंप्यूट करा, कैसे छोटा कर लिया, तो इसमें उस ग्रुप के अंदर कितनी संख्याएं या कितने हमारे डाटा आ रहे हैं वो हम लिखते जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा।
और उसी बात को हम बोलते हैं कि डाटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो इसी चीज को बोला जाता है कि कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यही चीज है जो ग्रुप डाटा के लिए निकाला जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल को अरेंज किया जाता है। तो अब हम अगली स्लाइड में मैंने वो बताया है, आप उसको देख लीजिए कि किस प्रकार से हमने ग्रुप्स में अपने डाटा को कहना चाहिए कि अपने डाटा को प्रेजेंट कर दिया ग्रुप्स में। तो अगली जो टेबल है वो है द डाटा ऑफ द 100 राइस प्लांट्स, जो हमने पहली टेबल में लिया था, उसको हमने किस प्रकार से ग्रुप्स में और उसकी फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर लिया। ठीक है, तो वो अरेंज हो गया और उसके बाद फिर फार्मूला है जिससे कि हम निकालते हैं मीन को। चलिए अगली स्लाइड में हम इसको देखेंगे और देखिए कितना इजी हो जाएगा। ओके, it can be calculated by the simple formula or simple symbolization that x bar will be equal to f1 x1 plus x1 x f1 f2 x2 plus f3 x3 dash 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 fx xn। अब इसका मतलब क्या हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज समेशन x है ना मल्टीप्लाइड बाई और नो समेशन x डिवाइडेड बाई समेशन f। अब यहाँ पे x बार क्या है, वेयर दी x बार डिनोट्स द मीन, x1 x2 एंड x3 दे डिनोट द मिड वैल्यूज। यहाँ पे क्या है, ग्रुप डाटा के लिए ये मिड वैल्यू दर्शा रहे हैं और f1 f2 f3 क्या दर्शा रहे हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दर्शा रहे हैं। तो अब हमको ग्रुप डाटा के लिए मीन कैसे निकलेगा, अब ये देखिए इस हिसाब से जब हमने डाटा को क्या कर लिया, कंपैक्ट कर लिया, थोड़ा छोटा कर लिया, ग्रुप में जमा लिया, तो अब हम उसको ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सजा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में आया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डाटा को ग्रुप में बना लिया, उनकी फ्रीक्वेंसी देख ली कितनी आती है, मिड वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हम डाटा को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज कर लेंगे और फिर फार्मूले से मीन निकालेंगे ग्रुप डाटा के लिए। तो देखिए अगले इसमें हम देखते हैं हमने कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रखा है। डाटा यहाँ पे आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने उसको सजा लिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने डाटा को कर लिया। तो देखिए इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या है, ये देखिए इसमें पहले कॉलम में हमने लिया ग्रुप, दूसरे कॉलम में हमने लिया फ्रीक्वेंसी, तीसरे कॉलम में हमने क्या लिया, मिड वैल्यू ऑफ दी क्लास ली, मैंने उस ग्रुप की मिड वैल्यू ली जिसको हमने x से दर्शाया है, और लास्ट कॉलम में हमने fx लिया, मतलब फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय दी मिड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो हम देखिए हमने 8 क्लास टोटल बनाए थे। तो पहला क्लास था हमारा 30 से 39.9 तक, दूसरा था 40 से 49.9 तक, और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सेकंड कॉलम में लिखी है ना, 1 5 11 माने फ्रीक्वेंसी माने वो कितनी बार आया। तो वो जो हमारी टेबल थी जिसमें हमने 100 प्लांट्स के डाटा लिए थे, उन डाटा में हमने देख लिया कि कौन सा डाटा किस ग्रुप में कितनी बार आ रहा है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी में हमने लिख दिया। अब मिड वैल्यू हमने आपको बताई थी कैसे निकाली थी, बाई एडिंग दी half of the interval size to the lower limit of the class। तो जैसे पहली क्लास की 30 plus 5 is equal to 35, तो मिड वैल्यू देखिए इसी प्रकार लिखिए। तो दूसरी क्लास की कितनी आएगी, 40 plus 5 that is 45, और इसी प्रकार सारी क्लासों की मिड वैल्यू आएंगी। अब इन मिड वैल्यूज को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 35 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 35, इस प्रकार से fx की वैल्यू आ गई। तो ये जो है हमने पूरे डाटा को कंपैक्ट करके ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो फाइनल फिगर्स हमको कैलकुलेशन को चाहिए वो आ गए। अब हम इससे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला हमारा था ग्रुप डाटा के लिए x बार विल बी इक्वल टू क्या था, समेशन fx अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज कैपिटल N। समेशन f को हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं। तो इसका जितना भी पूरा टोटल आया होगा, इस टोटल को fs का जो लास्ट कॉलम का टोटल है उसको हम रख देंगे
और उसके नीचे जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी आएंगी? टोटल 100 आ रही है, उसको हम रख देंगे और जो वैल्यू आएगी वो ग्रुप डाटा के लिए क्या आएगा? मीन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मीन इज कैलकुलेटेड फॉर द ग्रुप डाटा। अब ये जो है मीन के हर एक चीज के कुछ अच्छाई होती है, कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। इसी प्रकार जो अरिथमेटिक मीन है इसके भी कुछ मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं। तो इस स्लाइड में है जो मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में मैंने बताया है। तो इसकी जो अच्छाइयां हैं, जो इसके गुण है वो क्या है कि ये बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड है। इट इज वेरी राइटली डिफाइंड एंड इजी एंड आइडियल मेथड, बहुत ही इजी है कैलकुलेट करना। दूसरी बात है इट कवर्स ऑल दी ऑब्जर्वेशंस टू कैलकुलेट, सारे ऑब्जर्वेशंस को हम इसमें कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है कि इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन सैंपलिंग। क्या होता है जब हम सैंपल इकट्ठा करते हैं तो सैंपलिंग में बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता रहता है, वेरिएशन होता रहता है। किसी साइड पे हम जाएंगे तो उसी प्लांट की हमको लंबाई कुछ मिलती है, दूसरे साइड पे जाएंगे तो कुछ और बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं इनका असर जो है जब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो उस पर ज्यादा पड़ता नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है इसकी। फिर तीसरी बात है कि ये जो है ये बेस बनाता है बाकी बहुत सारी मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो आधार है वो यही अरिथमेटिक मीन से ही बनती है। तो ये भी एक खास बात है। इट प्रोवाइड द बेस फॉर मेनी अदर मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लेकिन कुछ उसकी दोष भी हैं, कुछ उसके कमियां भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। तो डिमेरिट्स क्या हैं कि ये ऐसी सीरीज में भी मैंने ऐसी सीरीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता जो कि कोई भी ऑब्जर्वेशन लिया हो। कभी कभी कठिनाई आती है, प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये बात हमको ज्यादा समझ में आती है। तो कभी कभी कोई सीरीज होती है जिनमें बहुत दिक्कत जाती है, उनका अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल पाते हम, निकालना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो फिर हम मोड या मीडियन ऐसी दूसरी टेंडेंसीज की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो है जब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो इससे बहुत प्रभावित हो जाता है ना, एक्सट्रीमिटीज बहुत प्रभावित कर देती हैं इसको अरिथमेटिक मीन को। फिर इसको जो है कभी कभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में बहुत दिक्कत जाती है ना। ये होता है जब आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो कभी कभी मीन जब आपको बहुत सारे सैंपल्स पे जब आप अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं कि मीन जो है जब आपको बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे आपके पास कंपैरिजन्स हैं और आपको अरिथमेटिक मीन की सहायता से ग्राफ खींचना है तो क्या होता है कि वो ग्राफ ओवरलैप होने लगते हैं। तो ये एक इसमें दिक्कत जाती है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका जो है मुश्किल होता है थोड़ा सा कभी कभी, है ना, डिपेंड करता है डाटा पे। और ये कभी कभी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो अभी आपको तो प्रैक्टिकल में इतना ज्यादा करना नहीं है, लेकिन डिमेरिट्स इसकी हैं। लेकिन जब हम अभी दूसरे मीन भी पढ़ेंगे तो अंततोगत्वा हमको यही लगेगा, निचोड़ निकल के यही आएगा कि अरिथमेटिक मीन ही ऐसा मीन है जो कि ज्यादा यूजफुल है और ज्यादा प्रैक्टिकल है हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो अब दूसरा एक मीन आता है अरिथमेटिक मीन के बाद दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ये दूसरा टाइप है मीन का। इसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसको मैं बता रही हूँ कि अनग्रुप्ड डाटा के लिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और ग्रुप डाटा के लिए कैसे करते हैं। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए वैल्यूज अगर आप उसी टेबल की लेते जाएंगे, कैलकुलेट करते जाएंगे, इसमें मैंने करके नहीं बताया है, आप कोशिश करिए घर में कैलकुलेट करने की। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए वही x1, x2, x3, xn हमारी वैल्यूज होंगी जो नंबर ऑफ डाटा की रहेंगी। तो इन वैल्यूज से अगर हमको GM ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1, x2, x3 xn, और इसी को हम क्या बोल देंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे सबको, किसको, x1, x2, x3 xn टू द पावर 1/n।
वेयर x1, x2, xn क्या दर्शाते हैं? दे डिनोट द वैल्यू ऑफ द डाटा, है ना, जो वैल्यू है डाटा की नंबर ऑफ आइटम्स में जो वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज वेरिएबल्स की, तो वैल्यूबल्स की या वेरिएबल्स की जिसको हम वेरिएट भी बोलते हैं उनकी वैल्यूज को दर्शाता है, और n हमेशा जो है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दर्शाता है। तो ऐसा करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है अनग्रुप डाटा के लिए। अब ग्रुप डाटा के लिए कैसे करेंगे? तो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है, उसमें क्या फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, तो उसके लिए फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन दैट इज GM कैपिटल में है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 f1 multiplied by x2 f2 dash 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 fn xn, है ना, where n is कैपिटल N इज क्या है f1 प्लस f2 प्लस डैश 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 fn, माने फ्रीक्वेंसीज का जो पूरा टोटल है वो क्या है, वो n है, जिसको हम समेशन f बोलते हैं, वही n है, ठीक है। और x जो है क्या है, वैल्यूज है, वेरिएट है, माने जो हम सांख्य लेते हैं, जो हम डाटा लेते हैं उसकी वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, समेशन f क्या कहलाएगा, सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज, और इसका सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज माने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हमने 100 लिए थे पिछले टेबल में, तो पूरा 100 जो है इसमें आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी 100 ही आएगी। तो चेक करने का तरीका है कि जितना नंबर ऑफ आइटम्स है टोटल वो ही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो ज्योमेट्रिकल मीन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके भी कुछ गुण हैं और दोष हैं, उसको देखते हैं अगली स्लाइड में। तो देखिए, अब ये ज्योमेट्रिक मीन के जो मेरिट्स हैं, माने जो इसके गुण हैं, वो क्या है, ये भी सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इट इज वेरी राइटली डिफाइंड एंड इट इज कैपेबल ऑफ ऑल फर्दर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। जितने भी बीजगणितीय मैनिपुलेशंस होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। And this is not much affected by the fluctuation of the sampling। जैसे अरिथमेटिक मीन में हमने देखा था ना कि फ्लक्चुएशन से बहुत प्रभावित हो जाता है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन उतना प्रभावित नहीं होता है। और ज्यादातर इसमें जब हम रेशियोज निकालते हैं, when we deal with the ratios or the rates or the percentages, it is very particularly useful in dealing with the ratios or the percentages or the rates। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तब हम अरिथमेटिक मीन नहीं निकालते, तब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। लेकिन इसके भी कुछ दोष हैं, तो आइए देखते हैं दोष क्या है। तो इसके जो डेमेरिट्स हैं या दोष हैं वो ये हैं कि ये तब नहीं निकाला जा सकता जब कभी कभी क्वांटिटीज जो है जीरो आती है, निगेटिव में आती है। ऐसा होता है जब ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना, तो रीडिंग्स कभी कभी हमारी जीरो भी आती है, ठीक है, कभी कभी हमारी रीडिंग माइनस में भी आती है। तो जब हमारे पास ऐसा डाटा होता है, ऐसी सीरीज होती है जिसमें नेगेटिव वैल्यू हो या जीरो हो, तो तब फिर ज्योमेट्रिक मीन नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। दूसरी बात है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको इंटरप्रेट करना मुश्किल जाता है, ठीक है। और ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि एग्जिस्टिंग सीरीज को ठीक से रिप्रेजेंट न करे। जैसे अरिथमेटिक मीन जो है बहुत राइटली रिप्रेजेंट करता है पूरी सीरीज को, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन जो है ये दिस इज नॉट ए वैल्यू विच मे कम आउट टू बी ए वैल्यू विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द सीरीज, ठीक है। तो ये इसके साथ दिक्कत है, या थोड़ा सा कहना चाहिए इसका दोष है कि ये एक ऐसी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकता जो कि एग्जिस्टिंग सीरीज में हो, ठीक है। अब उसके अंदर की बातें बहुत कहना चाहिए विस्तृत हैं स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली उनको प्रूव किया गया है, लेकिन अभी हमारे दायरे में जो है वो इतना ही हमको समझना काफी, ओके, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मीन है आपके कोर्स में, या कोर्स में ना बोलूंगी, जो टाइप है मीन का वो है हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है, दिस इज डिफाइंड एज
the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals of the given value. तो क्या है कि ये जो है इसका रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक मीन का होता है. जैसे फॉर एग्जांपल द रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 1/3, रेसिप्रोकल ऑफ 6 इज 1/6, रेसिप्रोकल इज 9 इज 1/9. ठीक है, एंड सो ऑन. तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर वेरिएबल्स हमको रेशियोज और रेट्स और प्रॉपर एवरेज के रूप में अगर हो तो हम उनको क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स को हम वैसे ही हार्मोनिक मीन के रूप में व्यक्त कर देते हैं. ये इसकी खास बात है. अब इसको भी अनग्रुप डाटा के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला है हार्मोनिक मीन HM इज इक्वल टू n/1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डैश 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 1/xn. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टोटल क्या आएगा. इसको हम अगर निचोड़ निकाल के लिख दें सिंपल वे में तो दैट मीन्स इट इज n/summation 1/x. ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारा हार्मोनिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए आ जाएगा. n हमेशा क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है. समेशन का निशान है, मतलब सिग्मा, ये जो निशान है कैपिटल सिग्मा है जो समेशन का निशान है. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस और 1/x माने जब हम समेशन कर लेंगे ऑल द ऑब्जर्वेशंस का तो उनकी वैल्यू रख देंगे. जो वैल्यू आएगी वो हमारा हार्मोनिक मीन आ जाएगा. तो ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है अनग्रुप डाटा के लिए. ग्रुप डाटा के लिए हम कैसे कंप्यूट करते हैं, तो ग्रुप डाटा के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नेचुरल ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ती है क्योंकि ग्रुप डाटा में हमारे पास डाटा जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रहता है. तो उसको हम फ्रीक्वेंसीज को ले लेते हैं और उनके ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको कैसे व्यक्त करते हैं. देन द हार्मोनिक मीन दैट इज HM इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश 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 Fn अपॉन, यस है ना, yes upon F1 x1 plus F2 x2 plus F3 x3 ऐसा है. ठीक है, नो सॉरी. तो ये क्या है, ये ग्रुप डाटा के लिए देखिए जो फ्रीक्वेंसीज हैं ऑब्जर्वेशंस की वो क्या है, x1 x2 x3 है, xn है और F1 F2 x3 Fn है रिस्पेक्टिवली. माने जो ऑब्जर्वेशन है और फ्रीक्वेंसी है ये हो गया. अब HM जो है हार्मोनिक मीन, इससे क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश डैश Fn अपॉन, है ना, डिवाइडेड बाई F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 डैश 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 Fn बाई xn. ये टोटल जब हम इसको करेंगे तो टोटल जो समाहित इसका कुल फार्मूला आता है वो है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समेशन F अपॉन समेशन F अपॉन X. तो टोटल फार्मूला क्या हुआ कि हमको टोटल फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है वो ऊपर लिख देना है, उसके बाद उसके बटे करना है, मैंने अपान करना है. अपान क्या करना है, समेशन सारी फ्रीक्वेंसी में गुणा करके जो सारी X आएंगी माने ग्रुप की वैल्यूज आएंगी उनको हमको इसमें मल्टीप्लाई करके फिर लिखना है. तो क्या हो जाएगा, समेशन X अपॉन समेशन F अपॉन X. तो सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल और सारे X वैल्यूज का टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमको ग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन निकल आए. ठीक है, अब इसके भी कुछ गुण और दोष हैं. तो मेरिट्स इसके क्या है, इट इज वेरी राइटली डिफाइंड, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज and it gives greater weightage to the smaller items and it is usually studied to rate the things like heartbeat rate or the rate of palpitation या rate of respiration. इस तरह की चीजों को निकालने के लिए ज्यादातर काम में लाया जाता है. डिमेरिट्स इसकी क्या है, इट इज नॉट वेरी इजी टू कैलकुलेट. आप देखिए अभी पिछली स्लाइड में मेरे को भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्योंकि दिख नहीं रहा था ये स्लाइड में, है ना.
दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा सा क्लमजी है, थोड़ा सा इजी टू कैलकुलेट नहीं है ये। और ये भी बात, इसमें भी वही बात है जो पिछले मीन के साथ, ज्योमेट्रिक मीन के साथ आई थी कि अगर वैल्यू 0 में आती है तो फिर हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, और उसके बाद अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज एक ही सीरीज में दी गई हों तब भी इसको कैलकुलेट करना जो है मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये इसके गुण और दोष हो गए। चलिए अब ये हम लास्ट में ले लेते हैं कि ये तीनों तरह के जो मीन थे इनमें संबंध क्या है, अंतर संबंध क्या है, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड और हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो पहली बात, तो सबसे पहली बात आपको इसमें जो मैंने टेबल्स दी हैं इसमें आप कैलकुलेट करके आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, देखिएगा तीनों मीन निकाल के देखिएगा। तो हमेशा आप देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन is always greater than the geometric mean and geometric mean is always greater than the harmonic mean। हमेशा अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज्यादा आती है, उससे कम ज्योमेट्रिक मीन की आती है और उससे कम हार्मोनिक मीन की आती है। तो सीक्वेंस उनकी वैल्यूज का कैसा हो सकता है, AM is greater than GM and GM is greater than HM। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल की तरह से, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने किसी सीड का वेट लिया, मान लो सीड का वेट लिया, चाहे वो बीट का सीड हो चाहे किसी का भी हो, उसका जब हमने वेट लिया तो मान लीजिए वो वेट आता है किसी बीट प्लांट का ग्राम्स में, तो 2 3 4 5 2 3 4 5 ग्राम्स ये मान लीजिए 4 सीड्स का वेट आता है। अब इसका हम अरिथमेटिक निकालेंगे तो सिंपल फार्मूला हम क्या लगा देंगे, समेशन x अपॉन n, क्या हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 है ना, डिवाइडेड बाई 4 नंबर ऑफ आइटम्स, तो कितना आ जाएगा ये 14/4 = 3.50। लेकिन जब हम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या हो जाएगा, जो ऊपर घात लगेगी, मतलब उसमें क्या था, ज्योमेट्रिक मीन was equal to, उसमें रेसिप्रोकल वाली बात थी ना, तो क्या हो जाएगा x1 × x2 × x3 × x4, और उसके ऊपर घात कितनी लगी है 1/4। तो हम पूरों को जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम्स टू 120, और जब इसको हम इसके ऊपर घात लगाना, माने इसके ऊपर जो जैसे अपन स्क्वायर लगाते हैं ना, तो इसी प्रकार जो इसमें ऊपर सुपरस्क्रिप्ट हुआ है वो क्या हुआ है 1/4, तो दिस कम्स टू 3.3। और जब हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो वो कितना आ जाता है, उसका जब हम पूरा वो जो है क्या ना फार्मूले में हम रखते हैं हार्मोनिक मीन में, तो हार्मोनिक मीन के जब हम फार्मूले में रखते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है n अपॉन समेशन 1/x। तो उस फार्मूले में जब हम इन सारी चीजों को रखते हैं, ये जो हमारा डाटा है, तो इस डाटा के अनुसार फिर इसकी वैल्यू आ जाती है 3.13। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आई 3.50, जबकि ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी आई 3.3, और तीसरा वाला जो मीन है हार्मोनिक मीन उसकी कितनी आई 3.13। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप थी कि हमेशा अरिथमेटिक मीन की वैल्यू भी ज्यादा आती है, उससे कम ज्योमेट्रिक मीन की आती है, उससे कम हार्मोनिक मीन की आती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मीन और द मेजर ऑफ फर्स्ट measure of central tendency, number first, that is mean. The second measure is median and mode, and that I will be dealing in the second part of this lecture, or you can say the presentation. So this is all about this particular presentation. Thank you very much. So, thank you very much. I suppose you have understood what I wanted to download to you, जो मुझे आपको समझाना था या समझाना चाहती थी मेजर सब सेंटर टेंडेंसी के पहले मोड में, मीन में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा और आप इससे पढ़ पाएंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड स्टे एट योर होम एंड स्टे हेल्दी एंड
do your studies very rigorously. Okay, thank you. We shall win the race, we shall overcome. थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे दूसरे मेजर्स जिनको हम बोलते हैं मीडियन और मोड। ओके, नमस्ते।